Hello students, welcome to Prep IAS. मेरा नाम है मयूरी भागवानी and today we will be looking into the current affairs of 29th में. So देखते हैं आज हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स हैं. सबसे पहले we have सेक्शन 304B. ये जो सेक्शन 304B IPC का है ये डाउरी डेथ से रिलेट करता है और इसका जो स्कोप है वो काफ़ी वाइडन कर दिया गया है रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में. देन वी हैव मिड डे मील स्कीम. अभी क्योंकि कोविड चल रहा है तो पेंडेमिक के चलते बच्चे स्कूल नहीं जा रहे और उनको मिड डे मील स्कीम का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ एड देना स्टार्ट कर रही है बच्चों को. फिर वी हैव रुआंडन्स जीनोसाइड. ये देखो यहाँ पे क्या है कि फ्रांस ने रुआंडा से आफ्टर मेनी ईयर्स माफ़ी मांगी है बिकॉज ऑफ इट्स इन्वॉल्वमेंट इन रुआंडन जीनोसाइड. तो इसके बारे में समझेंगे. ऑस्ट्रेलियन माइस प्लेग आप सभी ने देखी होगी, इसकी पिक्चर्स बहुत वायरल हुई थी कि ऑस्ट्रेलिया में किस तरह से माइस प्लेग फैला हुआ है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये ऑस्ट्रेलिया का वर्स्ट प्लेग है अभी तक का. ओके, देन वी हैव CMS दैट इज कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज. एंड देन वी हैव भितरकनिका नेशनल पार्क. ये जो नेशनल पार्क है ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यास साइक्लोन ने ओडिशा कोस्ट को हिट किया और वहाँ पे भितरकनिका नेशनल पार्क को भी इसने डैमेज पहुँचाया है. देन वी हैव दिस एडिटोरियल ह्यूमैनिटी मैटर्स कैपिटलिज्म नीड्स एन अपग्रेड. तो यहाँ पे बेसिकली इस बात की चर्चा हुई है कि कोविड के चलते कितने सारे ड्रग्स वैक्सीन ये सब अवेलेबल नहीं हो रहे, तो यहाँ पे ह्यूमैनिटी की तरफ हम ध्यान दें या फिर कैपिटलिज्म जो कंपनीज प्रॉफिट मेकिंग करने के लिए अपने जो पेटेंट राइट्स हैं वो शेयर नहीं कर रही, तो कैपिटलिज्म की तरफ ध्यान दें या ह्यूमैनिटी की तरफ ध्यान दें, इसको लेकर ये एडिटोरियल है. ओके, देन वी हैव दिस एक्सप्लेनर आर्टिकल विच इज एडिबल ऑयल गेटिंग कॉस्टलियर. तो एडिबल ऑयल कॉस्टलियर क्यों होता जा रहा है दिन ब दिन, इसको एक्सप्लेन किया हुआ है. ओके, सो शुरू करते हैं. पहला आर्टिकल हमारा सेक्शन 304B के बारे में है. तो यहाँ पे देखो ये जो आर्टिकल है पूरा ये बेसिकली डाउरी डेथ से रिलेट करता है. तो 304B जो IPC का एक सेक्शन है ये बताता है कि अगर किसी भी विमेन की 7 ईयर्स के अंदर, मतलब मैरिज के 7 ईयर्स के अंदर डेथ होती है बाय बर्न्स या बाय इंजरी, बॉडी की इंजरीज होती हैं, बॉडी पे उसकी इंजरीज होती हैं डेथ के टाइम पे, या फिर बर्न्स होते हैं, ठीक है, जली हुई होती है उसकी बॉडी 7 ईयर्स ऑफ मैरिज के अंदर, तो उस केस में उसे डाउरी डेथ माना जाता है. ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रोविजन बहुत वेग था. इसमें यह कहा गया था कि उससे पहले, उस डेथ से पहले जो वो वुमेन होगी उसके ऊपर एट्रोसिटीज़ की गई हों, हरास किया गया हो उसको अपने इन लॉज के द्वारा. तो देखो ये पूरा आर्टिकल, पूरा जो सेक्शन है वो क्या कहता है, अ वुमेन शुड हैव डाइड ऑफ बर्न्स और अदर बॉडीली इंजरीज और अदरवाइज देन अंडर अ नॉर्मल सर्कमस्टांस. तो नॉर्मल सर्कमस्टांस में डेथ नहीं होनी चाहिए, इन किसी रीजन से डेथ होनी चाहिए बॉडीली इंजरीज या बर्न्स के कारण. And within 7 years of her marriage, she should have suffered cruelty or harassment from her husband or in-laws soon before her death. तो देखो जो ये soon before her death है ना, ये वेग है कि आप ऐसा कह रहे हो कि डेथ के पहले. soon का क्या मतलब है, soon before her death के पहले उसने ये harassment या फिर जो cruelty हो वो हुई हो उस women के ऊपर by her husband और in-laws. तो ये जो soon before the death है, before her death, इसको स्कोप को डिफाइन किया गया है. तो यूजुअली क्या होता था कि बहुत सारे केसेस आते थे डाउरी डेथ को लेकर कोर्ट्स में, लेकिन ये कोर्ट्स जो थी वो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाती थी क्योंकि इन्होंने इसको इंटरप्रेट किया था एज इमीडिएट बिफोर. ठीक है, तो मतलब ये मानती थी कि डेथ के जस्ट बिफोर अगर किसी वुमेन पे क्रूएलिटी हुई है, हरासमेंट हुआ है, तो ही उसे डाउरी डेथ माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा. तो इसको जो हमारे रीसेंट जो अभी नए नए CGI बने हैं उन्होंने ये कहा है कि ये जो सून बिफोर है इसका मतलब इमीडिएट बिफोर नहीं होगा. ठीक है, पहली चीज़ ये कही है. दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही है कि जो एक्यूज्ड है उसको भी मौका दिया जाएगा कि वो भी अपनी बात पूरी तरह से कहे और बिल्कुल फ्री एंड फेयर ट्रायल हो विदाउट एनी स्टीरियोटाइप्स. तो इसकी बात की गई है बेसिकली इस पूरे सेक्शन 304B को लेकर इस जजमेंट में. ठीक है, तो यहाँ पे इससे पहले हम डाउरी डेथ के बारे में जान लेते हैं. तो देखो 40 to 50% होमिसाइड्स यानी 40 to 50% जो मर्डर जैसे केसेस होते हैं इंडिया में, दे आर बिकॉज ऑफ दिस डाउरी डेथ. ठीक है, और ये 1999 से 2018 का फिगर है. और ये जो 2019 की बात करें तो 2019 में अकेले लगभग 7,000 केस आए हैं डाउरी डेथ्स को लेकर 304B सेक्शन के अंतर्गत. ओके, तो ये चीज़ हमको याद रखनी है. ओके, इसको हम कोट कर सकते हैं मेंस के आंसर्स में.
ठीक है, अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया ये पूरा आर्टिकल 304B को लेकर। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर कोई पर्सन इसमें कन्विक्ट पाया जाता है तो उसको कम से कम 7 साल की सज़ा होती है। ठीक है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी हीनस क्राइम। हीनस क्राइम्स कौन से होते हैं? जिसमें 7 साल से ज़्यादा की सज़ा हो। तो 7 साल की से ज़्यादा की सज़ा होगी इस सेक्शन 304B में कन्विक्ट पाए जाने पर। इसके अलावा हमारे पास डाउरी से रिलेटेड 2 और चीज़ें हैं। 1961 का डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1961 में ये एक्ट पास किया था। ठीक है, और दूसरा है सेक्शन 498A। तो देखो, जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है ये क्या बोलता है कि डाउरी नहीं ली जाएगी ड्यूरिंग मैरिज। ठीक है, मैरिज के टाइम डाउरी नहीं ली जा सकती, ये कहता है ये डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। सेक्शन 498A ये कहता है कि शादी के बाद अगर किसी वुमेन को उसके हस्बैंड या उसके इन लॉज के द्वारा हरास किया जाता है, उसके ऊपर क्रुएलिटी की जाती है, तो उस केस में जो पर्सन है, जो एक्यूज्ड है, उसे नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल वो माना जाएगा, क्रिमिनल माना जाएगा। तो यहाँ पे 498 जो है ए है, ये भी डाउरी से रिलेटेड लॉ है, और यहाँ पे 1961 का डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट भी ये सेम है। एक चीज़ और, जो सेक्शन 498A है इसमें डेथ नहीं होती, ठीक है, वुमेन की, तो इसीलिए यहाँ पे जो इम्प्रीजनमेंट है दैट इज अप टू 3 years। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। Now the question is, mark the correct statement. Section 304B calls for at least 7-year imprisonment in case of dowry death. तो 7 year imprisonment होता है 304B के अंतर्गत, ये सही है। सेक्शन 498A कॉल्स फॉर इम्प्रीजनमेंट अप टू 3 years, तो ये भी सही है। मैंने आपको बताया कि 498A में क्रूएलिटी होती है, वुमेन की डेथ नहीं होती, लेकिन सेक्शन 304B में वुमेन की डेथ होती है विद इन 7 years ऑफ मैरिज। ठीक है, तो इसी के बारे में हमने आर्टिकल डिस्कस किया है। ये जो सेक्शन है ना, इसको अगर आप कोट करोगे अपने मेंस के आंसर्स में, तो आपके मेंस के आंसर्स को एक एज मिलेगी और आपको मार्क्स में दिखेगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा सही ऑप्शन? ऑल ऑफ द अबव वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, मिड डे मील स्कीम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चिल्ड्रन अंडर मिड डे मील स्कीम टू गेट एड, तो इसमें 100 रुपीज़ पर चाइल्ड दिए जाएंगे। जो भी बच्चे हैं उनको 100 रुपीज़ दिए जाएंगे, और इसमें वो मिड डे मील का अलाउंस के तौर पे इसको आप ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, पर एक्टिविस्ट का कहना ये है कि 100 रुपीज़ में क्या होता है, 100 रुपीज़ आर टू लेस। ठीक है, तो देखिए, इसमें क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक के बच्चों को ये एड दिया जाएगा, जो स्कूल जाते हुए बच्चे हैं। ठीक है, जो बेनिफिशरीज थे मिड डे मील की, और यहाँ पे लगभग 12,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट खर्च करने वाली है। और यहाँ पे बच्चे कितने, बेनिफिशरीज कितने हैं? लगभग 11.8 करोड़ चिल्ड्रन हैं। ठीक है, ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे देखो, मिनिस्ट्री ऑफ HRD यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है ये मिड डे मील स्कीम। ठीक है, ये याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड के अंदर नहीं आती, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर के अंदर भी नहीं आती, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर आती है, और इसका भी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के अंदर। ठीक है, 1995 में लॉन्च हुई थी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। इसका मतलब ये है कि इसको फंडिंग दोनों देंगे, सेंटर और स्टेट दोनों। ठीक है, ये जो स्कीम है ये 1 मील गारंटी करती है, 1 मील टू ऑल स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। ठीक है, तो चिल्ड्रन कौन से स्कूल वाले? गवर्नमेंट वाले, एडेड स्कूल्स वाले, जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं, मदरसास, इन सभी स्कूल्स जो हैं, इन सभी स्कूल्स के जो बच्चे हैं उनको 1 टाइम मील दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और ये समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 8 तक के, इनको ये मील्स दी जाएंगी, हॉट कुक्ड मील्स होंगी ये, और इसमें 200 डेज तक का प्रोविज़न है। एक साल में कम से कम 200 दिन उनको ये मील मिलनी चाहिए। इसकी जो कॉस्ट है वो शेयर होगी सेंटर एंड स्टेट के बीच में, ऑब्वियसली बिकॉज इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो इसमें किस तरह से कॉस्ट शेयरिंग होगी? सेंटर जो है वो पे करेगा किसके लिए? फूड ग्रेन्स के लिए, और स्टेट जो है वो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कुकिंग के लिए, जो भी फ्यूल लगेगा कुकिंग के लिए, जो कुक लगेगा, उन सबका जो खर्चा होगा वो स्टेट उठाएगा। ओके, अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मिड डे मील स्कीम। तो देखिए, इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अभी मैंने आपको बताया क्या है ये, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है ये। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत। Students up to class 8th are guaranteed one nutritional cooked meal at least 200 days a year। तो क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक के स्टूडेंट्स को ये दिया जाता है 200 दिन कम से कम एक साल में, ये मील एक न्यूट्रिशन मील दी जाएगी, हॉट कुक मील दी जाएगी। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, ओनली 2 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। रुआंडन जीनोसाइड, देखो ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे
फ्रांस ने रुआंडा से माफ़ी मांगी है बिकॉज ऑफ इट्स इन्वॉल्वमेंट इन रुआंडन जीनोसाइड। पहले फ्रांस मानता नहीं था कि रुआंडा के जो जीनोसाइड हुआ था उसमें उसका भी हाथ है, लेकिन अब फाइनली फ्रांस ने माना है। तो देखो आगे बढ़े उससे पहले हम पहले रुआंडा की लोकेशन देखते हैं। तो ये है हमारा अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका को हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे अफ्रीका में देखो रुआंडा की लोकेशन में आपको बताती हूँ। ये छोटा सा आपको दो कंट्रीज दिख रही होंगी, ऊपर वाली है रुआंडा, नीचे वाली है बुरुंडी, ठीक है। तो रुआंडा को कौन कौन सी, पहले तो देखो रुआंडा जो है वो लैंडलॉक्ड कंट्री है, ठीक है। उसके बाद कौन कौन इसको सराउंड कर रहा है, एक तो DR कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर बुरुंडी है, ऊपर युगांडा है, यहाँ पे तंजानिया है, ठीक है। ये कौन सा लेक है, ये है लेक विक्टोरिया, ठीक है। ये लेक विक्टोरिया को बॉर्डर कर रहा है और यहाँ पे केन्या इसको टच नहीं कर रहा है, ठीक है। ये याद रखना है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या इक्वेटर रुआंडा से गुजरता है या नहीं गुजरता है, ठीक है। तो क्योंकि जो इक्वेटर है वो लगभग इसी जगह से कहीं से गुजरता है, तो आप मुझे बताइएगा रुआंडा से गुजरता है या नहीं गुजरता है इक्वेटर। ओके, अब रुआंडन जीनोसाइड के बारे में पहले समझ लेते हैं। तो देखो ये जो जीनोसाइड है इसमें क्या हुआ था, बेसिकली दो, यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में दो मेजर रिलीजन है, हिंदुइज्म एंड इस्लाम, वैसे ही यहाँ पे रुआंडा में दो मेजर मेजॉरिटी कम्युनिटीज हैं, ठीक है। एक है हुतुस और एक है तुत्सी, ठीक है। तुत्सी जो है वो माइनॉरिटी वाली कम्युनिटी है और हुतुस जो है वो मेजॉरिटी कम्युनिटी है। तो देखो ये मेजरली 1994 का मैस्केयर है और इसमें लगभग 8 लाख लोगों की जान गई थी, ठीक है। और एथनिक लाइंस पे ये जीनोसाइड हुआ था। तो अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको शुरू से बताती हूँ। इसमें क्या था, कॉलोनियलिज्म हुआ था, ठीक है। मतलब ये जो रुआंडा, तो देखो जो 1994 में ये मैसेकर हुआ इसकी जड़ें बहुत पहले की हैं, ठीक है। जैसे कि 1950s की मैं बात करूँ, 1950s में क्या हुआ था, ये जो रुआंडा था ये कॉलोनियल रूल के अंदर था, ठीक है। बेल्जियम इसके ऊपर बेल्जियम की एक कॉलोनी था ये रुआंडा पहले, और बेल्जियम की जो कॉलोनी था, ये जो बेल्जियम गवर्नमेंट थी वो यहाँ रूल करती थी तुत्सीज के द्वारा, ठीक है। तो तुत्सी जो माइनॉरिटी थी उनके पास बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थी, बेटर एजुकेशन था, ठीक है। तो इसीलिए जो हुतूस जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है यहाँ पे, उनको उनके अंदर एक नेगेटिव भावना पैदा हो गई तुत्सीज के अगेंस्ट, क्योंकि उनको कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पे एक 1959 में एक बड़ा रायट हुआ, एक बड़े दंगे हुए बिटवीन हुतूस एंड तुत्सीज, ठीक है, जिसमें लगभग 20,000 लोगों की जान गई थी। उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिचुएशंस ख़राब होने लग गई, डिस्प्लेस होने लगे लोग, ठीक है, लोग भागने लगे, वायलेंस होने लगा, और इनफैक्ट यहाँ के जो किंग थे वो भी भाग गए, ओके। और यहाँ पे देखो जो किंग है उनका नाम था किगली। तो ये किगली जो है इसी के नाम पे किगाली जो रुआंडा का कैपिटल है वो रखा गया है। तो इनके जो किंग थे वो भी भाग गए। तो अब सब भाग गए, जो तुत्सीज थे मेजॉरिटी वो युगांडा की तरफ भाग गए, ऊपर युगांडा है ना इसकी तरफ भाग गए तुत्सीज, ओके। और जो यहाँ पे मेजरली अब बचे हुतूस। अब 1960s में यहाँ पे बेल्जियम ने इलेक्शन करवाए और बेल्जियम अब कोशिश में था कि अब हमको यहाँ से जाना है, कॉलोनियल रूल यहाँ पे ख़त्म करना है, इनको फ्रीडम देनी है। तो जो इलेक्शंस करवाए उसमें जीते हुतुस की पार्टी, ठीक है। और उसके बाद 1962 में इनको मिल गई आज़ादी। आफ्टर दैट यहाँ पे एक और इवेंट हुआ 1973 में, एक यहाँ पे प्रेसिडेंट बने थे जिनका नाम था हबियारिनामा, ठीक है, हबियारिमाना, ओके। तो ये जो प्रेसिडेंट बने यहाँ पे 1973 में, 1994 में इनको एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी RPF के साथ। अभी RPF क्या था, RPF वॉज रुआंडन पेट्रियट फ्रंट, ठीक है। तो RPF रुआंडन पेट्रियट फ्रंट क्या था, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो तुत्सी युगांडा में भाग के गए थे वहाँ पे इन्होंने एक मेजर ऑर्गेनाइजेशन बताई कि हम अब यहाँ पे रिवेंज लेंगे जो हुतूस हैं उनसे, और ये बनाई इन्होंने रुआंडम पेट्रियट फ्रंट। ये जो पार्टी बनाई ये एक तरह से इनके ऊपर अटैक करने आ रही थी हुतूस के ऊपर। तो इनके बीच में क्लैशेस फिर चलते रहते थे, जो हुतूस हैं रुआंडा के और युगांडा से जो रुआंडन पेट्रियट फ्रंट आया था उनके बीच में ये क्लैशेस चलते रहते थे। और आखिर 1994 में ये जो यहाँ के प्रेसिडेंट है हबियारिमाना, ये हुतूस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, इनको एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ा जिसका नाम था अरूशा अकॉर्ड्स। ये अरूशा अकॉर्ड याद रखना, ये एग्रीमेंट साइन हुआ इन दोनों के बीच में, ये एक तरह से पीस पैक्ट था। तो इसके बाद और ज़्यादा भड़क गए जो हुतूस थे, उन्होंने फिर से यहाँ पे एट्रोसिटीज़ करना स्टार्ट कर दी तुत्सीज के ऊपर। और उसके बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैसेकर हुआ जिसमें लगभग 8 लाख लोगों की जान गई,
ठीक है। और उसके बाद भी जो आरपीएफ है, आरपीएफ भी इसके ऊपर कई बार रिवेंज के लिए अटैक्स करता रहा। तो ये पूरा जो जिनोसाइड था वो मेजरली 2 कम्युनिटीज़ के बीच में था। और आप इसका अगर इम्पैक्ट देखना चाहें, इसकी इंटेंसिटी, तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। कैथोलिक चर्चेज भी इसमें इन्वॉल्व हो गए थे, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पे रेडियो स्टेशंस के थ्रू कोऑर्डिनेट करते थे, और जो भी किलिंग्स होती थी, जो भी मर्डर्स होते थे, उसके बाद जो बॉडीज होती थी उनको इस रिवर में डंप कर दिया जाता था, ठीक है। इसका नाम था न्याबा रोंगो रिवर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, इतना डेप्थ में नहीं, लेकिन बेसिक पता होना चाहिए कि रुआंडन जीनोसाइड हुआ क्यों था। फ्रांस का क्या हाथ था इसमें? फ्रांस का ये हाथ था कि जो रुआंडा में जो हुतूस कम्युनिटी थी उससे काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे फ्रांस के, ठीक है, फ्रांस की गवर्नमेंट के। तो जब रुआंडा में हुतूस एट्रोसिटीज कर रहे थे तुत्सीस के ऊपर, तब फ्रांस आगे नहीं आया। लेकिन जैसे ही तुत्सीस का जो आरपीएफ फ्रंट है उसने हुतूस को मारना स्टार्ट किया, उनके ऊपर एट्रोसिटीज करना स्टार्ट की, तो फ्रांस आगे आया और फ्रांस ने इसको और भड़का दिया, इस जीनोसाइड को और भड़का दिया, ठीक है। तो ये पूरा इशू था। अब ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट हुए थे। जब स्टार्टिंग में 1994 में तुत्सीस जो थे वो मैंने आपको बताया तुत्सीस युगांडा चले गए थे। तो तुत्सी आरपीएफ रिबल्स जो थे उन्होंने फिर से रुआंडा आए। वो देखो यहाँ पे पहले युगांडा चले गए थे, यहाँ आप देखो पहले युगांडा चले गए थे, फिर युगांडा से फिर से रुआंडा आए रिवेंज लेने के लिए। फिर उसके बाद इनके रिवेंज के चक्कर में हुतूस को यहाँ से भागना पड़ा, कहाँ पे? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। और आखिर में ये जाके यहाँ बस गए, किन्शासा में, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट्स हुए थे। तो डीआर कॉन्गो और युगांडा इस तरफ कई सारे डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और रुआंडा में, ठीक है। अब देखो आपके लिए क्वेश्चन है, रुआंडा शेयर्स बॉर्डर विद केन्या, तंजानिया एंड युगांडा। तो ये ऑप्शन गलत है। केन्या के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, तंजानिया और युगांडा के साथ करता है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, ये तीनों कंट्रीज जो हैं, केन्या, तंजानिया और युगांडा, ये तीनों किसके साथ बॉर्डर शेयर करती हैं? लेक विक्टोरिया के साथ, ठीक है, जो बहुत बड़ा लेक है अफ्रीका में। रुआंडन जीनोसाइड वॉज मेनली अ टसल बिटवीन माइनॉरिटी हुतूस एंड मेजोरिटी तुत्सीस। ये भी गलत है। हुतूस जो थे वहाँ पे मेजॉरिटी थे, और तुत्सीस जो थे वो माइनॉरिटी थे, और इन दोनों के बीच में ही टसल था। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत है, तो यहाँ पे नन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन माइस प्लेग के बारे में। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये वर्स्ट प्लेग है आज तक का, प्लेग ऑफ रेवेनस डिस्ट्रक्टिव माइस टॉर्मेंटिंग ऑस्ट्रेलियन इन नॉर्थ साउथ वेल्स। तो देखो ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया जो है हमारा एक कॉन्टिनेंट है और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। इसका जो जो ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे ये प्लेग देखा जा रहा है, और इस प्लेग का रीज़न कहा जा रहा है अबंडेंट ग्रेन हार्वेस्ट को। तो इस बार जो ग्रेन की हार्वेस्टिंग हुई है वो बहुत ज़्यादा हुई है, और जो माइस है उनको बहुत कम खाना लगता है, ठीक है, ग्रो करने के लिए। तो इसीलिए बहुत सारे माइस यहाँ पे आ गए हैं, और इनका जो ब्रीडिंग टाइम होता है, ब्रीडिंग साइकिल होता है, वो भी बहुत छोटी होती है। सिर्फ 21 डेज में ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और बार बार रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरी हालत है ऑस्ट्रेलिया में। एक पिक्चर भी वायरल हुई थी जहाँ पे रूफ से जो माइस है वो गिर रहे थे घर के अंदर, घर की फ्लोर में लोगों की, ठीक है। तो यहाँ पे रोडेंट्स से खतरा क्या क्या है? एक तो देखो ये एग्रीकल्चर को तो नुकसान पहुंचाएंगे ही सही, हार्वेस्ट को पहुंचाएंगे ही सही। यहाँ पे आप देख सकते हो, द स्टेट्स टॉप एग्रीकल्चर एसोसिएशन प्रिडिक्ट्स द प्लेग विल वाइप 1 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स फ्रॉम द वैल्यू ऑफ विंटर क्रॉप। तो ये 1 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का नुकसान होने का आशंका है इन एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर द ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड 5000 लीटर्स ऑफ बैंड पॉइजन ब्रोमाडियोलॉन। तो ब्रोमाडियोलॉन ये पॉइजन जो है ये बैंड था वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन अब गवर्नमेंट ने 5000 लीटर इंडिया से ये मंगाया है, ये पॉइजन ब्रोमाडियोलॉन, ठीक है। आपको क्वेश्चन में कभी प्रीलिम्स में पूछ लें व्हाट इज ब्रोमाडियोलॉन, तो यू मस्ट बी नोइंग कि ये माइस को किल करने के लिए, रैट्स को किल करने के लिए एक पॉइजन है, ठीक है, जो बैंड है यूजुअली सब कंट्रीज में। तो रोडेंट्स जो हैं वो नुकसान क्या क्या पहुंचा सकते हैं? मटेरियल्स को चू कर देते हैं, सारी सप्लाईज को ख़राब कर सकते हैं उसके ऊपर एक्सक्रीट करके, और एक मेजर जो डिसीजेस ये कॉज कर सकते हैं इनका नाम है लेप्टोस्पिरोसिस और टाइफस फीवर, ठीक है। इसके अलावा ये पेट्स को, ह्यूमंस को हार्म कर सकते हैं, और इनको कंट्रोल करने के लिए जिंक फॉस्फाइड इंक्रीज हो सकते, अगर इंक्रीज कर दें हम, ठीक है, अपने क्रॉप्स में, अपने सॉइल में, तो जिंक फॉस्फाइड की प्रेजेंस से इनको कंट्रोल किया जा सकता है। और ये जो प्लेग है ये इसको कंट्रोल करने के लिए इस ड्रग को, इस पॉइजन को मंगाया गया है ऑस्ट्रेलिया में फ्रॉम इंडिया। तो इसका नाम क्या है? ब्रोमाडियोलॉन। ओके, देन
मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ बताना है। रोडेंट्स कैन कॉज डिसीजेस सच एज लेप्टोस्पिरोसिस एंड टाइफस फीवर। तो यहाँ पे लेप्टोस्पिरोसिस एंड टाइफस फीवर कर सकती है ये, तो ये सही है, ठीक है, ये कर सकते हैं। सेकेंड है रीसेंट 2021 प्लेग हैज़ बीन अफेक्टेड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया मेजरली। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने अफेक्ट किया है नहीं, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने अफेक्ट किया है। यूज ऑफ जिंक फॉस्फाइड कैन हेल्प कर्ब माइस प्लेग। तो ये हमने देखा जिंक फॉस्फाइड से माइस प्लेग को कर्ब किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक चीज इनकरेक्ट नहीं, ये करेक्ट है, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है यहाँ पे। द करेक्ट स्टेटमेंट वुड बी 1 and 3, ठीक है। देन CMS, देखो CMS जो है कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि जो एक्टर हैं रणदीप हुड्डा, इन्होंने जो पॉलिटिशियन है मायावती, उनके लिए उनके अगेंस्ट एक जोक किया, ठीक है। और ये जोक जो था इसकी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है पूरे सोशल मीडिया पे, और उसी को देखते हुए रणदीप हुड्डा को यूएन की जो बॉडी है, यूएन की बॉडी यूएन CMS ने उससे अपने एम्बेसडर के तौर पे पहले रखा हुआ था, अब उन्होंने अपने एम्बेसडर के तौर पे इनको हटा दिया है, ठीक है। तो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज जो है एक एनवायरमेंटल ट्रीटी है यूएन की, जिसके एम्बेसडर थे रणदीप हुड्डा पहले, और अब उन्हें इस कंट्रोवर्सी के कारण इस पोस्ट से हटा दिया गया है। तो ये CMS हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये इशू हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे CMS क्या है, ये यूएन की UNEP प्रोग्राम के अंतर्गत आता है, ठीक है। UNEP विच इज यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। अब जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है, इट इज अ कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। तो माइग्रेटरी स्पीसीज कौन सी होती हैं, जैसे कि मान लीजिए एक कंट्री ये है, एक कंट्री ये है, तो जो स्पीसीज जो हैं वो एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में माइग्रेट करके जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन वेरियस सीजन्स, उनको कहते हैं माइग्रेटरी स्पीसीज। और इनका काफ़ी एक्सटिंक्शन हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा खतरा है इनके हैबिटेट्स को, इसीलिए इस कन्वेंशन को लाया गया है। और ये याद रखिएगा कि ये अकेला ग्लोबल और UN बेस्ड इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्सक्लूसिवली माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए काम करती है, ठीक है। तो एक्सक्लूसिवली माइग्रेटरी स्पीसीज के कंजर्वेशन के लिए काम करती है, और ये इकलौता ऐसा इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है UN के अंतर्गत, ठीक है, जो एक्सक्लूसिवली किसी एक स्पीसी मतलब माइग्रेटरी स्पीसीज के अंतर्गत काम करता है। इसको बॉर्न कन्वेंशन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है कंजर्वेशन के लिए माइग्रेटरी स्पीसीज के। अब जैसे देखो फ्लेमिंगोज की भी आज एक बड़ी पिक्चर आई है हिंदू में, तो फ्लेमिंगोज भी माइग्रेटरी स्पीसीज है, ठीक है। जैसे अभी समर में फ्लेमिंगोज इंडिया में आए हैं, विंटर्स में भी आते हैं। उसी तरह से डुगोंग जो हैं, डुगोंग जो आपको अंडमान सी में जो साउथ इंडिया है उसके आसपास जो ओशन एरिया है, सी एरिया है, वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। मरीन टर्टल्स जो हैं वो मिलेंगे। तो ये सब क्या है, माइग्रेटरी स्पीसीज हैं, ओके। एक चीज़ और, 13th CMS कॉप जो थी, 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो थी CMS की, वो इंडिया में ऑर्गेनाइज हुई थी, ठीक है, जिसमें कि जो मैस्कट था वो था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। बस एक फैक्चुअल न्यूज़ है तो मैंने आपको बता दी। तो मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। इंडिया इज होम टू माइग्रेटरी स्पीसीज लाइक साइबेरियन क्रेन्स, मरीन टर्टल्स, डुगोंग्स एंड रैप्टर्स। मैंने आपको बताया कि इंडिया इसका होम है, डुगोंग्स का, मरीन टर्टल्स का, साइबेरियन क्रेन्स का। तो ये सही स्टेटमेंट है। इंडिया हैड होस्टेड 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑफ CMS इन गुजरात। तो ये भी सही है, मैंने आपको बताया 13th कॉप जो था CMS का वो इंडिया में ऑर्गेनाइज हुआ था, गुजरात गांधीनगर में, ठीक है। तो बोथ यहाँ पे करेक्ट है। देन भितरकनिका नेशनल पार्क, तो ये न्यूज़ में था क्योंकि यास साइक्लोन ने इसको भी नुकसान पहुंचाया है। तो भितरकनिका कहाँ पे है, सबसे पहले तो ये देखो उड़ीसा में। सबसे पहले तो पता है क्वेश्चन यही आ जाता है कि नेशनल पार्क कोई भी आपको दिया वो है कहाँ पे, कौन से स्टेट में है, ठीक है। फिर कौन सी रिवर के ऊपर बेस्ड है, तो देखो ये एस्चुरी के ऊपर बेस्ड है, किस किस की, ब्राह्मणी, बैतरणी, धामरा और महानदी, इन चारों रिवर्स की एस्चुरी पे बेस्ड है ये नेशनल पार्क। ये एक मैंग्रोव फॉरेस्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है इंडिया का, ठीक है। और यहाँ पे मैंग्रोव्स, माइग्रेटरी बर्ड्स, टर्टल्स इन सब के लिए फेमस है। एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ की वो ये है, यहाँ पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल देखने को मिलते हैं, ठीक है। 70% जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल हैं पूरे नेशन के वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और ये एक रामसार साइट भी है जिसे 2002 में रामसार साइट बनाया गया था, ओके। हम देखो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, जो क्रोकोडाइल्स की बात करी हमने, 3 तरह के क्रोकोडाइल्स इंडिया में मिलते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं मुगेर जो फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल्स होते हैं, और ये मेनली जो इनको आप वल्नरेबल कैटेगरी में रखते हैं IUCN रेड लिस्ट में, ठीक है। फिर सेकंड होते हैं ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ठीक है, इनको रखा गया है लीस्ट कंसर्न्ड कैटेगरी में, और ये मेनली उड़ीसा में मिलते हैं इधर भितरकनिका नेशनल पार्क में, ठीक है। देन एक और हैं घड़ियाल। घड़ियाल जो हैं ये मेनली चंबल नेशनल पार्क, सोन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये कतरनिया घाट,
और महानदी के जो एरियाज हैं यहाँ सब मिलता है घड़ियाल, और घड़ियाल जो है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो इन तीनों क्रोकोडाइल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनका हैबिटेट कहाँ पे है, IUCN की कौन सी कैटेगरी में आते हैं, कार्निवोरस है, हर्बीवोरस है, फ्रेश वाटर है, सॉल्ट वाटर है, ये सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। इट इज़ अ मैंग्रोव साइट। भितरकनिका नेशनल पार्क के बारे में है, मैंग्रोव साइट है, ये सही है, मैंग्रोव साइट है। ठीक है, और रामसार साइट भी है, ये भी है, सही है। इट इज होम टू मुगेर क्रोकोडाइल्स। मुगेर क्रोकोडाइल्स मैंने आपको बताया ये फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल्स हैं, तो यहाँ पे तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स मिलते हैं, तो ये गलत है। तो यहाँ पे सिर्फ ओनली वन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ वी हैव एन एडिटोरियल टुडे। ठीक है, यहाँ पे मेनली बात की गई है कि अभी जैसा टाइम चल रहा है तो कोविड के ड्रग्स नहीं मिल रहे, वैक्सीन नहीं मिल रही, और कंपनीज को अपने प्रॉफिट की पड़ी है और वो पेटेंट शेयर नहीं कर रहे किसी के साथ, तो एक तरह से कैपिटलिज्म को इसके लिए दोष दिया गया है। तो कैपिटलिज्म आई होप आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो मैं बता देती हूँ। देखो, दो सिस्टम्स होते हैं, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। ठीक है, अभी मैं इनके बारे में ही बात करूंगी ब्रॉडली। तो कैपिटलिज्म जो है वो एक तरह से ये सिस्टम होता है कि यहाँ पे जो कंपनीज हैं, प्राइवेट फर्म्स हैं, वो अपने हिसाब से पूरी फ्रीडम के साथ काम कर सकती हैं, और यहाँ पे इनका मेजर जो मोटिव रहता है वो प्रॉफिट अर्निंग का होता है। सोशलिज्म जो है, सोशलिज्म में मेनली क्या होता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट रेगुलेट करती है सारी प्राइवेट बॉडीज को भी, तो गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा रेगुलेशन होता है इकोनॉमी पे, और यहाँ पे मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं होता है, मेन मोटिव होता है वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स। ठीक है, तो कैपिटलिज्म की यहाँ बात कर रहे हैं, ग्रोइंग कैपिटलिज्म जो है वो खतरा बन गया है पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, इसकी बात की हुई है ऑथर ने। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि किस तरह से टसल है बिटवीन द नीड ऑफ ह्यूमैनिटी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म एक तरफ बोलता है कि हमको प्रॉफिट कमाना है, लेकिन ह्यूमैनिटी बोलती है नहीं, पहले ह्यूमंस को बचाने की जरूरत है। ठीक है, जैसे कोविड ड्रग्स लेने की जरूरत है, वैक्सीन देने की जरूरत है, एक्सेसिबिलिटी अफोर्डेबिलिटी बढ़ाने की जरूरत है, तो आप अपने पेटेंट्स रिलीज कीजिए। इंडिया और साउथ अफ्रीका ने भी अभी जो वेवर की बात की है, IPR वेवर की, कि जो कंट्रीज़ हैं, जो कंट्रीज़ में बड़ी बड़ी जो फर्म्स हैं जो ये ड्रग्स और टेस्ट वगैरह बना रही हैं, वैक्सीन बना रही हैं, उनको IPR वेवर की बात करनी चाहिए, उनको अभी पेटेंट जो अपना है वो छोड़ना चाहिए, वेव ऑफ करना चाहिए, सो दैट सभी मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज ये बढ़ा सकें और सबको एक्सेसिबल हो सकें ये ड्रग्स और वैक्सीन। ठीक है, तो यहाँ पे बात की है ये ऑथर ने, ये बहुत अच्छी बात की है उन्होंने, गवर्नमेंट के दोनों हाथ बंधे हुए हैं यहाँ पे। कैसे? एक तरफ तो गवर्नमेंट जो कंपनीज हैं वो अपने प्राइजेस कम नहीं कर रही, ठीक है, वैक्सीन्स के, ड्रग्स के, तो अब गवर्नमेंट को यहाँ पे खरीदना पड़ेगा अपने सिटीजन्स के लिए, सो दैट उनका वेलफेयर इंश्योर हो सके। दूसरी तरफ ये प्राइवेट फर्म्स बोलती हैं कि आप हमको टैक्स वेवर्स दो, आप हमको टैक्स हॉलीडेज दो, आप हमको सब्सिडाइज्ड रेट्स में चीज़ें दो। ठीक है, आपको हम ज़्यादा रेवेन्यू नहीं दे पाएंगे, तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू नहीं जाएगा, तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू भी नहीं है तो गवर्नमेंट खरीदेगी कैसे ये वाले ड्रग्स? तो दोनों हाथ बांध दी ना आपने, और गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू नहीं है तो गवर्नमेंट अपने पब्लिक यूनिट्स में, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उसमें इन्वेस्ट कहाँ से करेगी? उसमें इन्वेस्ट नहीं करेगी तो वो भी इफिशिएंट कैसे होंगे, वो भी प्रोडक्टिव कैसे होंगे? तो आपने सभी तरफ से गवर्नमेंट को बांध दिया, तो ये चीज़ को हमको टैकल करने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स की बात की हुई है। देखो, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन एक थ्योरी है इकोनॉमिक्स में, उसमें ये कहते हैं कि जब तक कोई चीज़ आपको फ्री में मिल रही है, ठीक है, जब तक आप उसको ओन नहीं करते तब तक आप उसका एकदम ओवर एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसको ओन करते हैं, आप उसको सोच समझ के खर्च करते हैं, आप सोच समझ के उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात की गई है कि जो कैपिटलिज्म है उसमें जो फर्म्स हैं वो एनवायरनमेंट को और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको ओवर एक्सप्लॉइट कर रही हैं, क्योंकि उसको वो ओन नहीं करती। तो यहाँ पे ये भी एक इशू है कैपिटलिज्म को लेकर, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है अर्थ के रिसोर्सेज का। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी नहीं मेंटेन हो रही है एनवायरनमेंट की, तो ये कैपिटलिज्म के कारण ही हो रहा है। ह्यूमन राइट्स का इशू आ रहा है, क्योंकि पहले तो स्लेव सिस्टम भी चलता था, तो स्लेव से कैपिटलिज्म जो है वो चलता था, तो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का भी इशू था। अब ये जो अर्थ का रिसोर्सेज हैं और ह्यूमन राइट्स वाला इशू है वो इतना नहीं है, लेकिन IPR इशू अब आ गया है। यहाँ पे नॉलेज को, पहले क्या होता था, नेचुरल रिसोर्सेज को वो प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करते थे कैपिटलिज्म वाले, लेकिन अब नॉलेज को वो प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करते हैं। तो IPR गलत नहीं है, लेकिन इसको बैलेंस करना पड़ेगा हमको ह्यूमन नीड्स के साथ, ठीक है, ह्यूमैनिटी के साइड। तो इंडिया के जो जेनरिक ड्रग्स हैं वो यहाँ पे वंडर्स का काम कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने एक तरह से अफोर्डेबिलिटी बढ़ाई है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ाई है, और ये कैसे किया उन्होंने? कंपलसरी लाइसेंसिंग के थ्रू। तो कंपलसरी लाइसेंसिंग के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, ट्रिप्स में भी इसका एक प्रोविजन है
इसमें क्या आता है ना कि अगर कोई कंपनी, एक कंपनी है, वो कोई भी चीज़ बनाती है, कोई प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन मान लो उसकी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ गई हमारे देश में, तो अब गवर्नमेंट जो है वो कंपलसरी लाइसेंसिंग के अंतर्गत ये बोल सकती है बाकी फर्म्स को भी कि अभी कुछ टाइम के लिए हम आपको पेटेंट वेवर दे रहे हैं, मतलब कि जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर उसके IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसको अभी हम नहीं दे रहे हैं, जो प्रोड्यूसर कंपनी है अभी आप भी इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जेनेरिक ड्रग्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ये जो जेनेरिक ड्रग्स हैं यही हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका उद्धार करते हैं, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो ऐसे ब्रांडेड ड्रग्स खरीद सके। इंडिया और साउथ अफ्रीका की मैंने आपको बात बताई कि ये IPR वेवर के लिए मांग कर रहे हैं। अब यहाँ पे पब्लिक वर्सेस प्राइवेट को भी इन्होंने डिस्कस किया हुआ है कि जो प्राइवेट फर्म है वो ज़्यादा इफिशियंट होती हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिव होती हैं, लेकिन पब्लिक जो फर्म्स हैं उनकी जो शेयर होल्डर रिटर्न है वो उतना नहीं होता है, इसीलिए भी प्राइवेट फर्म्स इतनी चलती हैं, जो कि अच्छी बात है, चलना चाहिए, कैपिटलिज्म कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है ह्यूमन नीड्स के साथ, ठीक है, ह्यूमैनिटी के साथ। फिर यहाँ पे कैपिटलिज्म के एथिक्स की बात की हुई है कि ह्यूमैनिटी को पहले रखना चाहिए, ठीक है। द पर्पस जो है गवर्नमेंट का वो सोशलिस्ट होना चाहिए, वो होना चाहिए सबसे पहले सिटीजन्स का वेलफेयर, नॉट इकोनॉमी। तो इकोनॉमी को आपको बैलेंस करना है, लेकिन आपकी प्रायोरिटी सिटीजन्स का वेलफेयर होना चाहिए यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे बात की है मनी ड्राइवर कैपिटलिज्म जो है, कैपिटलिस्ट वैल्यूज जो है उनको हमको रिप्लेस करने की ज़रूरत है ह्यूमन वैल्यूज से, ओके। और कैपिटलिज्म को अपने आप को म्यूटेट करना पड़ेगा, अपने आप को अल्टर करना पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए। तो ये पूरा इशू है बेसिकली कैपिटलिज्म से रिलेटेड है। आपके लिए इतने ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन एक एक्सप्लेनर है एडिबल ऑयल्स के प्राइजेस क्यों बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एडिबल ऑयल्स के प्राइजेस लगभग 20 से 56% तक बढ़ गए हैं, ठीक है। ये डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का न्यूज़ है। और हमारे इंडिया में देखो, हमारे इंडिया में जो मेनली ऑयल्स खाए जाते हैं, हमारे ऑयल जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। देखो, एक तो मस्टर्ड ऑयल है जो रूरल एरियाज़ में मेनली कंज्यूम किया जाता है, और अर्बन एरियाज़ में एक तो सनफ्लावर ऑयल और सोयाबीन ऑयल है, ठीक है। अब इसमें हमको डाटा इतना देखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये देखने की ज़रूरत है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द एडिबल ऑयल है वो हम इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। लगभग 56%, 50% से भी ज़्यादा जो हमारा कंजप्शन नीड्स है वो हम इम्पोर्ट करते हैं। और इम्पोर्ट करते हैं इसीलिए जो इंटरनेशनल प्राइजेस हैं क्रूड ऑयल के, इसके एडिबल ऑयल के, ये हमारे कॉस्ट को अब इम्पैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इसके प्राइजेस बढ़े हैं, इसीलिए इंडिया में भी इसके प्राइजेस बढ़े हैं। और इसका जो मेजर रीजन बताया गया है कि इंटरनेशनल मार्केट में एडिबल ऑयल के प्राइसेस क्यों बढ़ गए, क्रूड ऑयल के बढ़ते तो समझ आता है, एडिबल ऑयल के प्राइसेस क्यों बढ़ गए। तो ऐसा इसीलिए क्योंकि हम जो पूरा नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कोशिश की जा रही है बायोफ्यूल बनाने की। बायोफ्यूल में क्या होता है कि सोयाबीन ऑयल से आप क्रूड ऑयल जैसा कुछ चीज़ बनाएं, सो दैट आपका जो गाड़ियाँ हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, वो इस ऑयल पे भी चल सकें। तो ये कोशिश चल रही है, इसीलिए इसकी जो डिमांड है एडिबल ऑयल की वो बहुत बढ़ गई है, और इसीलिए इसके प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ओके। यहाँ पे देखो एक चीज़ बताई गई है कि हम मेजरली जो है इसको खरीदते हैं चाइना, मालदीव्स, इन सब, मलेशिया, इन सब जगहों से। तो जो चाइना है यहाँ से खरीदने के कारण भी इसके प्राइजेस बढ़े हैं। लेबर इश्यूज है मलेशिया में, इसके कारण इसके प्राइजेस बढ़े हैं। फिर ला नीना एक जोग्राफिकल फिनोमिना होता है जो मैं आपको कभी और डिटेल में समझाऊंगी। इसके कारण पाम एंड सोया प्रोड्यूसिंग एरियाज पे इम्पैक्ट पड़ा है, एक्सपोर्ट ड्यूटीज बढ़ी हैं। तो ये सब के कारण ये प्राइसेस बढ़े हैं। इसमें एक शॉर्ट टर्म मेजर ये बताया गया है कि हम इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर सकते हैं, सो दैट इसके प्राइसेस जो हैं वो कम हो जाए। लेकिन ये भी लॉन्ग टर्म मेजर नहीं है, ये ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं कर सकता, इसीलिए हमको थोड़ा कंप्रहेंसिवली सोचने की ज़रूरत है। तो ये पूरा इशू था। तो आज के हमने सारे इश्यूज डिस्कस कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।